देखिए कार्पे डियम क्या है, एक लैटिन एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स सीज द डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार आ चुका है कार्पे डियम। कार्पे डियम देखिए लैटिन वर्ड है एक, जिसका मीनिंग क्या रहेगा, सीज द डे, यानी कि हमें क्या करना है, लिव फॉर द टुडे। सीज द डे मीनिंग क्या होगा इसका, देखिए क्या अर्थ निकलता है, इसका होगा लिव फॉर टुडे, यानी कि टुडे, या फिर हम कह सकते हैं लिव फॉर द प्रेजेंट, यानी कि आज के समय में जियो। हमें ना ही पास्ट के बारे में बात करनी होती है और ना ही जो हमारा फ्यूचर आएगा उसके बारे में बात करनी होती है। हमें सिर्फ किसके बारे में सोचना चाहिए, हमें सिर्फ टुडे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। इन पोइम्स में सिर्फ यही कहा जाता है कि जीना है तो आज के लिए जियो। और देखिए सबसे पहले बात करें तो कार्पे डियम का यूज कहाँ पर हुआ था, तो ये होरेस है, जो होरेस आपको पता होगा, होरेस एक रोमन पोइट है, रोम से थे ये पोइट, एक रोमन पोइट है होरेस। इन्होंने ओड, इनका एक पोइम है, एक वर्क है जिसका नाम क्या था, ओड। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया था, इसकी जो फर्स्ट बुक है ओड की, इसमें इन्होंने सबसे पहले कार्पे डियम वर्ड का यूज किया था। ये बात आपको याद रखनी है, ये पीजीटी में पूछी जा सकती है आपसे, पीजीटी एग्जाम होगा जो हमारा। तो देखिए कार्पे डियम क्या हुआ, एक लैटिन एक्सप्रेशन हुआ, इसका मीनिंग निकलता है सीधा सीज द डे मीन्स लिव फॉर द टुडे, लिव फॉर द टुडे। नेक्स्ट देखिए इसको कहते हैं हम सिंगेन। देखिए इसको कहते हैं सिंगेन। सिंगेन क्या होती है, ये एक 5 लाइन की पोइट्री होती है। अब सिंगेन में क्या होगा, 5 लाइन की पोइट्री तो यहाँ भी थी, इसमें क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। और इसमें क्या है सिंगेन में, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लाइन हो गई, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिएगा। जो ये 5 लाइन्स होगी ना, इनमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें 2 सिलेबल होंगे, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट लाइन में 2 सिलेबल, उसके बाद होगा सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में कितने सिलेबल, 4। फर्स्ट में कितने, 2, सेकंड में 4, थर्ड में 6 सिलेबल। और ये सिलेबल याद रखना है, सिलेबल यानी कि बॉल साउंड्स होती है, जो सिलेबल मीन बॉल साउंड्स। सेकंड लाइन होगी उसमें 4 और थर्ड लाइन में 6, फोर्थ लाइन होगी उसमें 8 सिलेबल होंगे। और जो 5th लाइन आती है ना, उसमें दोबारा से कितने सिलेबल आ जाएंगे, 2 सिलेबल। तो आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है सिंगेन्स में से। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म होल्ड्स प्रिंसिपल्स and ideas of beauty that are characteristics of Greek and Roman art। इसमें क्या होता है, देखिए सेम वही स्टोरीज, वही पोइट्रीज होती है जो किसमें होती है, क्लासिसिज्म में होती है। जैसे कि ग्रीक पोइट्री, क्लासिसिज्म में क्या है, जो ग्रीक पोइट्री है, यानी कि ग्रीक पोइट्री आपने पढ़ी होगी कि जो कुछ ग्रीक पोइट्री में बताया जाता है, जो इशू उठाए जाते हैं, मेन बात करें तो वो हमेशा होता है लव फॉर ब्यूटी, ऐसे ऐसे थीम होते हैं, हीरोइक थीम्स होते हैं। तो वही चीज़ें किसमें उठाई जाती है, सेम क्लासिसिज्म में उठाई जाती है। हीरो वर्शिप या फिर हीरोइन वर्शिप, इस तरह के लिखे जाते हैं क्लासिसिज्म में वर्क। जो आइडियल होता है वो क्या होता है, ब्यूटी, ब्यूटी का थीम इनमें लिया जाता है, जो कि एस्थेटिक ब्यूटी हो सकती है या फिर किसी मैन वुमेन की ब्यूटी से रिलेटेड हो सकता है। और जो ग्रीक और रोमन में लिखे जाते हैं तो उसे हम क्लासिसिज्म बोलते हैं। इस टाइप की पोइट्री जिसमें क्या होगा, आइडियल्स ऑफ पोइट्री होंगे, आइडियल्स ऑफ ब्यूटी होंगे। नेक्स्ट देखिए कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट देखिए क्या होता है, एक पोइम होती है, मान लो कोई पोइम है माउस से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, उस माउस को क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। कोई भी क्या कर देते हैं, माउस को ड्रॉ कर देते हैं। तो वो ड्राइंग होती है ना, जो हम क्या करते हैं, माउस की शेप बना देते हैं। तो ऐसी पोइट्री क्या करते हैं, उस माउस की शेप बना के ना, उसमें हम क्या कर देते हैं, तो हम माउस की शेप बना के उसके अंदर हमारी जो पोइम होती है उसको राइट कर देते हैं, छोटे छोटे लेटर्स। या फिर हम माउस की शेप में क्या करते हैं, जैसे एक माउस है उसी की शेप में उस पोइम को राइट कर देते हैं, माउस की शेप में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट। किसी भी शेप में, कंक्रीट का दूसरा नाम कहे तो इसका नाम शेप भी है, शेप, कंक्रीट या फिर शेप पोइट्री, यानी कि एक शेप दे देते हैं पोइट्री को, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग थिंग्स से रिलेटेड वो हो सकता है।
देखिए कंक्रीट यानी कि शेप, इसमें क्या होगा, एक शेप होती है कंक्रीट पोइम में। और देखिए टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट, टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट होता है। टाइपोग्राफिकल क्या होता है, छपा हुआ कोई भी चीज़ जिसे हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ड्रॉ की हुई। तो इसमें क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा उस पोइम का, एक शेप में छाप कर क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है पोइम का। टू डिस्प्ले एन एलिमेंट ऑफ द पोइम, ताकि क्या कर सके, जो कुछ ऐसी शेप ही बनाएंगे वो जो किससे रिलेटेड होगी, पोइम में आने वाले किसी भी करैक्टर से या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से वो रिलेटेड होगी, उसी शेप को यहाँ पर पोइम में दिया जाएगा। यानी कि पोइम उसी शेप में लिखी जाएगी जो यहाँ का मेन करैक्टर होगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आ जाता है कपलेट। कपलेट क्या होता है, अगर याद नहीं होता तो इसको आप याद कर सकते हो, कप एंड प्लेट, कपलेट। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, कपलेट। तो दो चीज़ें हो गई, कप एंड प्लेट, कितनी हुई, दो चीज़ें। तो आपको ये याद रखना है, जो 2 लाइन पोइम होगी मे बी राइम्ड और अनराइम्ड। अब देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये राइम्ड ही होते हैं, यानी कि कोई राइम होगी इसमें या फिर ये अनराइम होगा। चाहे तो ये राइम भी हो सकती है या फिर अनराइम भी हो सकती है। जो कपलेट पोइम होती है, कपलेट पोइम क्या होगी, जिसमें सिर्फ क्या होती है, 2 लाइन्स होती है। 2 लाइन की पोइम को हम कपलेट बोलते हैं। फिर आ जाता है देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, द स्पीकर स्पीक्स टू ए लिसनर एंड एड्रेसेस ए स्पेसिफिक टॉपिक एंड एड डिटेल्स अबाउट द लिसनर। अब यहाँ पर क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है जो किससे बात कर रहा होता है, एक ऐसी चीज़ से या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट से बात कर रहा होता है, एक ऐसे पर्सन से बात कर रहा होता है जो सिर्फ क्या करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता हमें, वो क्या करता है, सिर्फ हमें सुनता ही रहता है। या पैसिव लिसनर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, जो क्या करता है, एक जो पोइट है या फिर स्पीकर है वो क्या करता है, बोलता जाता है लिसनर के साथ, और लिसनर क्या करता है, बिना कोई रिस्पॉन्स दिए, बिना किसी रिप्लाई के क्या करता है, वो सब कुछ सुनता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 14th नंबर पे लिखा है मैंने एलेजी। एलेजी क्या होता है, अ सैड एंड थॉटफुल पोएम। ये क्या होती है, एक दुखांत पोएम होती है जिसमें किसी उदासी को शो किया जाता है, यानी कि उदासी दिखाई जाती है। इसमें कोई भी कैरेक्टर होता है, यानी कि कोई भी एलेजी के अंदर, एक पोएम के अंदर कैरेक्टर होगा, वो बहुत ज़्यादा उदास दिखाया जाता है। यहाँ पर ये एक सैड पोएम होती है और एक थॉटफुल पोएम, यानी कि इसमें क्या होता है, हम इसमें देखते ही या फिर सुनते ही इस पोइम को क्या करते हैं, विचारशील हो जाते हैं, हम विचार करना शुरू कर देते हैं एक सैड थॉट के लिए। यानी कि जैसा हमारा देखने का यहाँ पर नज़रिया हो जाता है, सैड चीज़ें देखते हैं हम, वैसे ही सैड हम होने लगते हैं। तो ये एक थॉटफुल पोइम है अबाउट डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ये सैड किस चीज़ पर हुआ जा रहा है, किसी भी इंडिविजुअल यानी किसी पर्सन की डेथ पर, किसी की मृत्यु पर जब कोई उदासी शो की जाती है तो ऐसी पोइम्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी पोइम को हम एलेजी कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी अब मैंने राइट की है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इपिक है, जो इपिक क्या होता है, अ लॉन्ग या फिर एक्सटेंसिव सीरियस पोइम। ये एक सीरियस पोइम होती है, किसी भी तरह की कॉमेडी ह्यूमर इसमें नहीं होता, ये एक सीरियस थीम पर पोइम रखी जाती है। टेल्स स्टोरी अबाउट ए हीरोइक फिगर, जो किसके बारे में स्टोरी बताती है, एक हीरोइक फिगर के बारे में हमें ये स्टोरी बताती है। ये क्या होता है, देखिए एपिक आपने महाभारत रामायण जो हमारे इंडिया में क्या है, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनमें आपने देखा होगा, गीता में, भारत में, ये सभी क्या है, ये इपिक ही है, जो महाग्रंथ कहे जाते हैं, ग्रंथ कहे जाते हैं हमारे इंडिया के। तो ये क्या है, लॉन्ग होते हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, एक्सटेंसिव होते हैं, विस्तृत होते हैं, सीरियस थीम होते हैं इनके, आपने देखा होगा। और ज़्यादातर देखेंगे ना आप इनको, ये मिथिकल थीम होते हैं, इनमें ज़्यादा पौराणिक होते हैं, यानी गॉड्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, इनमें भगवान जरूर पाए जाते हैं एक इपिक में, ये याद रखना है आपको। और हीरोइक फिगर होते हैं। उसके बाद देखिए एपिग्राम है। एपिग्राम क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट आयरनिक बिट्टी पोइम। ये क्या होती है, एक बहुत ही छोटी सी आयरनिक
जिसमें एक आयरनी होती है। बिट्टी पोइम क्या होता है, देखिए बिट्टी की बात करें तो जिसमें हम बुद्धिमत्ता पूर्वक क्या करते हैं, कोई बात कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोवर्ब बोलते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, ऐसे पोइम्स को प्रोवर्ब आ जाए जिनमें, तो ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं, ऐसी बातें होती है जिनमें बहुत ज़्यादा चालाकी, चतुरता या फिर क्लेवरनेस दिखाई जाती है, तो ऐसे पोइम को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम बोलते हैं। ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एपिग्रामा, तो ये देखिए एक वर्ड है एपिग्रामा, उस वर्ड से ली गई है ये एपिग्रामा पोइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम। और कौन सी भाषा का है, कौन सी लैंग्वेज का है, वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, क्या नाम है, एपिग्रामा। अब एपिग्रामा का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, एपिग्रामा का मीनिंग होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हम किस पर लिखते हैं, एपिटाफ पर। तो एपिग्राम क्या हुई, एक बार मैं बताती हूँ क्या होता है। एपिटाफ के बारे में जानेंगे तो आपको इंस्क्रिप्शन भी पता चल जाएगा। तो देखिए एपिग्राम क्या हुई, जिसमें प्रोवर्ब लाइक क्या होती है, ये एक पोइम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस से, चतुराई से भरे हुए डायलॉग इन पोइम्स में बोले जाते हैं। तो ऐसी लाइन्स की पोइम आपको दिखे तो वो क्या होगी, वो एपिग्राम होगी। नेक्स्ट है एपिटाफ। एपिटाफ क्या होता है, एपिटाफ भी बोल देते हैं इसको। एपिटाफ एक कोमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन। कोमेमोरेटिव क्या होता है, जब हमारा कोई साथी, हमारा फ्रेंड्स, हमारे जो पेयर ग्रुप से कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा हमारा अटैचमेंट होता है, तो ऐसे व्यक्ति की याद में हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब यही इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एपिग्राम है, जो इसका मीनिंग हुआ इंस्क्रिप्शन। और जो एपिटाफ है उस पर क्या लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। एपिटाफ क्या होता है, देखिए जो इंस्क्रिप्शन क्या होगा, एपिटाफ होता है कोई कबर पर, कबर क्या होता है, किसी भी ताबूत पर, किसी भी मृत व्यक्ति की कबर पर हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को हम क्या करते हैं, खुदवा देते हैं, वर्ड्स को खुदवा देना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी की कब्र पर, जैसे कि आपने अंग्रेजों की कब्रें देखी होगी, तो उन पर क्या किया जाता है, उनकी कब्रों पर जो एक स्टोन होता है, उस स्टोन के ऊपर क्या किया जाता है, कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो एपिटाफ क्या होता है, जो कब्र के ऊपर कुछ वर्ड लिखे जाते हैं अपने प्रियजन की याद में, यानी कि अपने जो प्यारे होते हैं, उनके जो लवर होते हैं, या फिर कोई भी जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी याद में हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स लिखवा देते हैं वहाँ पर किसी टॉम्ब के ऊपर। टॉम्ब क्या होता है, कोई कब्र, किसी कब्र पर रिटर्न टू प्रेज, और हम क्या करते हैं उन शब्दों में, यानी उन इंस्क्रिप्शन में हम जो हमारे प्रियजन जो कि मर चुके होते हैं, डिसीज्ड क्या होता है, मृत, जो मर चुके होते हैं हमारे परिजन या फिर कोई भी हो सकता है जिनकी याद में ये कब्र पर लिखवाया गया है, तो ये उनकी प्रशंसा के बारे में लिखे जाते हैं। यानी कि इन शब्दों से क्या की जाती है, मृत व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटाफ। एपिटाफ को आपको टॉम्ब से याद रखना है, कब्र से याद रखना है, और एपिग्राम आएगा जो, उसको कैसे याद रखोगे, ये बिट्टी डायलॉग्स होंगे, इसमें बिट्टी पॉइंट्स होगी एक, और जो एपिक होगा, एपिक को आपको भगवानों से याद रखना है, और गॉड्स से, गॉडेसेस से याद रखना है। तो आगे देखिए एपिथालेमियन, अब ये एपिक वाले चल रहे हैं, देखिए एपिक आया, एपिग्राम आया, एपिटाफ आया, ये बार बार यहाँ पर रिपीट होते हैं ऐसे। ये कुछ वर्ड्स है, देखिए कुछ पोइम्स है, कुछ उनके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखिए एपिथालेमियन। एपिथालेमियन क्या होता है, ऑनर ऑफ ए ब्राइड और ग्रूम, द पोइम रिटन इन द ऑनर ऑफ ए ब्राइड और अ ग्रूम, यानी कि एक ऐसे पोइम जो किनके ऑनर में, ऑनर मीन्स सम्मान में, यानी कि किनके सम्मान में ये पोइम लिखी जाती है, या किसी ब्राइड के या फिर किसी ग्रूम के, यानी किसी दुल्हा या फिर दुल्हन होते हैं जो उनकी प्रशंसा में, शादी के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे भी पूछा जा सकता है, तो मैरिज के टाइम पे क्या लिखा जाता है, एपिथालेमियन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ब्राइड ग्रूम और मैरिज, सिर्फ ये याद रखना है, तो वहाँ कौन सी पोइम होगी, एपिथालेमियन ये पोइम होगी। नेक्स्ट देखिए फ्री वर्स। अब फ्री वर्स क्या होता है, नाइदर राइम नोर रिदम। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्लैंक वर्स किया, ब्लैंक वर्स में क्या होता है, रिदम नहीं होती,
वहाँ पर सिर्फ क्या रहती है, राइम रहती है। और यहाँ पर फ्री वर्स की बात करें तो इसमें ना ही राइम मिलेगी हमें, ना ही रिदम मिलेगी। वहाँ पर कोई भी एक जैसे कि फ्लो बनती है तो किसी पोइम की, वो रिदम और राइम के थ्रू ही बनती है, पर यहाँ पर तो ना ही राइम होती है ना ही रिदम होती है। और डायरेक्ट अब क्या होगा, जहाँ पर राइम भी नहीं होगी, रिदम भी नहीं होगी, वहाँ पर मीटर का तो कोई काम होगा ही नहीं। तो देखिए नोट मेट्रिकल पैटर्न, ना ही वहाँ पर कोई मीटर बनता। मीटर क्या होता है, जो राइम होते हैं यानी कि राइम्ड पोइम्स होती हैं उनमें ही तो मीटर होता है। जैसे कि हम सिलेबल्स को जब काउंट करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं, तो उनके थ्रू ही क्या बनाते हैं, हम मीटर बनाते हैं। पर यहाँ पर ना ही अनस्ट्रेस्ड होगा ना ही स्ट्रेस्ड होगा। जब राइम रिदम ही नहीं है तो क्या होगा, मेट्रिकल पैटर्न भी वहां पर नहीं होगा। तो ऐसी पोइम को हम फ्री कर देते हैं, बिल्कुल फ्री है ये, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री वर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है फाउंड। अब फाउंड क्या होता है, पोइट्री क्रिएटेड बाय टेकिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब हम किसी अन्य सोर्स से यानी किसी दूसरी पोइम से या फिर दूसरे कोई भी रिटन वर्क्स होते हैं, हम उनमें से क्या कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स उठा लेते हैं और खुद अपना कुछ क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाउंड कहते हैं। फाउंड वैसे क्या होता है, कोई चीज़ पा लेना। तो जब हम क्या पाते हैं, किसी अन्य सोर्स से, किसी अन्य स्रोत से कोई चीज़ उठाते हैं और अपनी पोइम राइट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाउंड। तो कौन सा टाइप हुआ पोइट्री का, ये फाउंड। नेक्स्ट देखिए हेकू। हेकू मोस्ट फेमस है, ये भी बार बार पूछा जाता है। हेकू क्या होता है, ये एक जापानीज पोइम होती है। हेकू क्या है, एक जापान में रिटन की जाने वाली पोइम है। और देखिए ऑफ 3 अनराइम्ड लाइन्स, इसमें कैसी लाइन होगी, अनराइम्ड होगी, यानी कोई भी राइम यहाँ पर नहीं बनता, पर रिदम यहाँ पर बन सकती है, पर राइम नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है हेकू के बारे में। और ये क्या होगा, 3 अनराइम्ड लाइन्स, इसमें सिर्फ 3 लाइनें होगी जो क्या होगी, अनराइम्ड होगी, ऑफ 5, 7 और 5 साउंड्स। अब देखिए फर्स्ट लाइन है, जो 3 अनराइम्ड लाइन्स है ये, जो इनमें से फर्स्ट लाइन होगी वो कितने की, 5 साउंड्स की होगी। और जो सेकंड लाइन होगी उसमें 7 साउंड होंगे, और जो थर्ड लाइन होगी उसमें कितने होंगे, 5 साउंड्स अगेन पाए जाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, हेकू होगी 3 लाइन्स की पोइम होगी। 3 लाइन्स किसकी होगी, 5, 7 और 5 साउंड्स की ये लाइन होती है। अब देखिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो जापानीज पोइम्स होती है उसमें क्या होता है, सिलेबल काउंट नहीं होते हैं। जो हमारी पोइम है जो ब्रिटिश से लिखी जाती है या फिर इंडियन या फिर कोई भी लगा लो, वो लिखी जाती है, उनमें सिलेबल काउंट होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, साउंड काउंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आइडिल। आइडिल क्या होता है, आइडिल डिपिक्ट्स ए पीसफुल आइडियलाइज्ड कंट्री सीन और स्टोरी ऑफ हीरोज ऑफ ए बाईगोन एज। अब देखिए आइडिल क्या होती है, आइडिल होती है द पोइम या दैट टाइप ऑफ पोइम दैट डेपिक्ट्स ए पीसफुल आइडियलाइज्ड कंट्री। एक ऐसी पोइम होगी जो क्या डेपिक्ट करेगी, क्या चित्रण करती है, जो एक पीसफुल लाइफ का, पीसफुल में शांतिपूर्ण वहाँ पर लाइफ दिखाई देगी, कोई वहाँ पर भाग दौड़ नहीं होगी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो शांति कहाँ होती है, भाग दौड़ की लाइफ कहाँ नहीं होती, गाँव में नहीं होती, विलेज में नहीं होती। तो विलेज की बात करें तो विलेज में क्या नहीं होता, भागदौड़ नहीं होती है, तो वहाँ पर पीसफुल क्या मिलता है, एक एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा माहौल होता है जहाँ पर शांति होती है पूरी तरह से। आइडियलाइज्ड कंट्री सीन, आइडियलाइज्ड मीन एक पूरी तरह से मतलब आइडियलाइज्ड होगा, सभ्यता से भरा हुआ क्या होगा, आइडियल होगा जो हर किसी के लिए। अदर्स एक क्या रहता है, कंट्री सीन होता है। ये कंट्री मीन यहाँ पर क्या होगा, देहात यानी कि ग्रामीण एरिया का क्या होगा, वहाँ पर एक सीन होगा। और स्टोरी ऑफ हीरोज ऑफ बाईगोन एज, और कैसी स्टोरी होगी, ऐसे हीरोज की स्टोरी होगी जो बाईगोन एज के होते हैं। बाईगोन एज मीन पास्ट टाइम, बाईगोन एज क्या होगा, पास्ट टाइम के। तो ये आपको याद रखना है। तो इन पोइम्स में जिसको हम आइडिल कहते हैं उसमें पुराने समय के व्यक्ति दिखाए जाते हैं, और साथ में क्या होगा, ऐसे हीरो होंगे जो पुराने टाइम के होंगे, और आइडियलाइज्ड कंट्री सीन होगा यानी देहात का चित्रण किया जाएगा और पीसफुल लाइफ का चित्रण किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए देखिए ले। अब ले क्या होता है, अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, ये एक बहुत लंबी कविता होती है, स्पेशली
संग बाय मिडिवल मिस्ट्रल्स। अब मिस्ट्रल्स क्या होते हैं, ये वर्ड आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। मिस्ट्रल होते हैं जो मिडिवल टाइम में पोइट होते थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिस्ट्रल्स बोलते हैं। इनको देखिए भाट कहते हैं ना, एक भाट होती है, एक कास्ट होती है भाट, तो वे भाट भी होते थे ना, उनको भी मिस्ट्रल ही कहते थे। जो भाट गाने गाते थे, आपने देखा होगा, जैसे कि अब भी कहीं ना कहीं हमें टकर जाते हैं, गाते हुए रास्ते मिल जाते हैं, तो ये मिस्ट्रल क्या होता है, मिस्ट्रल होते हैं भाट, या फिर हम इनको पोइट भी कह सकते हैं। ऐसे पोइट जो एक लंबी कविता को क्या करते थे, गाते थे, राइट नहीं करते थे, गाते थे। तो संग ऐसी पोइम होती है, ये ले ऐसी पोइम है जो कि मिडेवल टाइम में जो मध्य युगीन समय था, बीच का टाइम था, एक मिडल टाइम था, उसमें क्या किया जाता था, कवियों के द्वारा जो पोइम गाई जाती थी अबाउट न्यूज ऑफ द डे और हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और ये क्या गाते थे, वो गाते थे जो डेली लाइफ में जो हमारी रूटीन है उसमें क्या कुछ चल रहा है, तो उस चीज़ के बारे में इन ले के थ्रू, इन पोइम्स के थ्रू गाया जाता था। या फिर प्रेजेंट डे की न्यूज हो सकती थी, यानी किसी न्यूज को वो गाकर सुनाते थे, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि जो इतिहास में कोई भी फैक्ट रहा हो उसके बारे में ये गाकर सुनाते थे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ले को आप कैसे याद रखोगे, एक तो ये लॉन्ग पोइम, नरेटिव पोइम, लॉन्ग पोइम। दूसरी चीज ये संग की जाती थी, गाई जाती थी। कब गाई जाती थी, जो मिडिवल टाइम में, किन के द्वारा, मिंस्ट्रल के द्वारा। किस चीज़ के बारे में, न्यूज ऑफ द डे, यानी कि जो न्यूज होती थी हर दिन की उनके बारे में, या फिर कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट देखिए लाइमरिक। अब लाइमरिक क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ले, लाइमरिक, आइडियल, सभी इंपॉर्टेंट है ये। लाइमरिक क्या होगा, शॉर्ट समटाइम्स वल्गर ह्यूमरस पोइम। अब देखिए ये छोटी सी पोइम होती है, लाइमरिक क्या होता है, एक छोटी सी पोइम होती है, और कई बार ये कैसी होती है, बल्गर भी हो सकती है, यानी अश्लीलता इसमें दिखाई जाती है। और ह्यूमरस पोइम, ह्यूमरस मीन एक हंसी मजाक की ये पोइम होती है, पर हंसी मजाक कैसे किए जाते हैं, वो एक बल्गर वे में किए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमरिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए लिरिक। लिरिक क्या होगा, द पोइम एक्सप्रेसेस, या फिर लिरिक पोइट्री एक्सप्रेसेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोइट। अब देखिए जहाँ पर क्या होगा, लिरिक में क्या होगा, लिरिक एक सॉन्ग की तरह होता है, जिसमें, और सॉन्ग क्या होता है, एक इंसान, एक व्यक्ति के, जो एक पर्सन के मन की जो फीलिंग्स होती है उसी को तो एक्सप्रेस करता है। तो वैसे ही क्या है, लिरिक भी क्या करेगा, एक पोइट के जो उसके माइंड की या फिर उसके हार्ट की फीलिंग्स होगी उसको वो एक्सप्रेस करेगा, किसके थ्रू, लिरिक के थ्रू। तो ये हुआ हमारा लिरिक। तो देखिए उसके बाद है 26 नंबर पे है नरेटिव। अब देखिए नरेटिव पोइम कौन सी होती है, अभी इससे पहले भी मैंने बताया था, नरेटिव क्या होती है, अ पोइम टेल्स स्टोरी विद ए प्लॉट। एक ऐसी पोइम होगी जो स्टोरी बताएगी, किसके साथ, एक प्लॉट के साथ, यानी कि उसमें एक स्टोरी होगी, उसका कथानक भी होगा, यानी किसी न किसी थीम पर बेस्ड होगी, वो किसी न किसी कोई ना कोई क्या होगा, वहां पर एक षड्यंत्र जैसे रचे जाते हैं, ठीक वैसा ही एक प्लॉट होगा, पूरी की पूरी स्टोरी होगी वहां पर इस पोइम के अंदर, मे बी शॉर्ट और लॉन्ग। और ये क्या होती है, ये स्टोरी टाइप पोइम शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या फिर वो सिंपल भी हो सकती है, साधारण भी हो सकती है, या फिर जटिल भी हो सकती है, घुमा फिरा के भी वो पोइम्स लिखी जा सकती है। अब देखिए हैज रेगुलर स्कीम एंड मीटर। इसमें क्या होता है, एक रेगुलर स्कीम होगी और एक रेगुलर मीटर होगा। अब मीटर तो होगा क्योंकि ये भी क्या होगी, राइम्ड होगी पोइम, तभी इसमें क्या होगा, एक रेगुलर मीटर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। नरेटिव के बारे में ये भी बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, अब इससे बात करें तो नरेटिव की हम अभी बात करके गए हैं, यहाँ पर बैलेड किया था जो हमने, बैलेड, एपिक, आइडल और ले। अब देखिए ये 4 मेन टाइप्स हैं किस पोइम के, नरेटिव पोइम के। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार, तो कौन से पोइम इन चारों में से क्या है, एक नरेटिव पोइम है। तो हमें क्या करना है, इन चारों को याद रखना है, बैलेड, एपिक, आइडल और लेगो। ये चारों टाइप ही क्या है, नरेटिव पोइम के मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आता है ओड। ओड क्या होता है, अ लेंथी लिरिक
पोइम, एक बहुत ही लंबी लिरिकल पोइम होती है ये एक, यानी इसमें क्या होता है, एक ट्यूनिंग होती है इस पोइम के अंदर, और एक कैसे ट्यूनिंग होगी तो क्या होगा, उसमें लिरिक होगी तो क्या होगा, वो एक राइम्ड पोइम भी होगी, तो क्या होगा वहां पर एक लंबी लिरिकल पोइम होती है ये ऑफ ए सीरियस नेचर। अब ये क्या होती है, एक सीरियस नेचर की होती है, एलिवेटेड स्टाइल होता है और फॉर्मल स्टैंजास स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैंजास लिखे जाते हैं एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में लिखे जाते हैं, एक मीटर में लिखे जाते हैं और एक राइम्ड और रिदम में लिखे जाते हैं ये, और एक सीरियस इशू होता है इसमें भी, जैसे किसमें होता है ओड की बात करें, या फिर सीरियस इशू किसमें होता है, एक एपिक पोइम के अंदर होता है, तो वैसे ही ओड में भी क्या होगा, एक लंबी पोइम होगी और एक इसमें सीरियस टाइप की क्या होगी ये पोइम होगी, नेचर कैसा होगा, सीरियस नेचर होगा। और उसके बाद आता है पेस्टल, पेस्टल भी बहुत बार आता है। पेस्टल क्या होता है, पोइम डिपिक्ट्स रूरल लाइफ, अभी हमने डिपिक्ट की थी एक और चीज, क्या थी वो, रूरल लाइफ से, वहां पर कंट्री लाइफ लिखा था, वो मिस्ट्रल से रिलेटेड थी, जिसको हमने क्या कहा था, ले कहा था, और जो क्या होती है कंट्री साइड पोइम होती है। और यहाँ पर क्या होगा, पेस्टल क्या होगी, पेस्टल भी एक कंट्री साइड या फिर रूरल लाइफ से रिलेटेड, रूरल लाइफ से रिलेटेड पोइम होगी, एक पीसफुल रोमांटिसाइज्ड वे, और कैसी होगी, कैसे लिखी जाएगी, एक पीसफुल रोमांटिसाइज्ड वे में लिखी जाएगी, यानी कि शांतिपूर्ण यहाँ पर नेचर दिखाया जाएगा, ज्यादातर क्या होंगे इसमें नेचुरल सीन्स हो गए इस पोइम के अंदर, जो भी रोमांटिसिज्म से आ जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर नेचर और लव से रिलेटेड होगी वो पोइम। तो पेस्टल क्या होगा, रूरल लाइफ की होगी और शांति पूर्ण तरीके से क्या दिया जाएगा, इसमें सीनरी दिखाई जाएगी, एक शांत सीनरी दिखाई जाएगी। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, आपको पता है क्वार्टर क्या होता है, जो फोर्थ पार्ट होता है किसी भी चीज का उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेंट क्या होगा, जहां पर क्या होगा, ऐसे पोइम या फिर ऐसे स्टैंजास जो क्या होंगे, कंसिस्टिंग 4 लाइंस, तो जहां पर क्या होगा 4 लाइंस होगी किसी भी स्टैंजा की या फिर किसी भी पोइम की, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहा जाएगा वो। 2 and 4 मस्ट राइम्ड, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन होगी और फोर्थ लाइन होगी, उन दोनों का राइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए राइम, अब देखिए राइम पूछ लिया जाता है कई बार कि में से राइम है, सोनेट है, क्या है ये, तो राइम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर साउंड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स एट द एंड। अब क्या होता है, जब भी कोई पोइट्री लिखते हैं तो उसकी जो लाइंस होती है पोइट्री की, उनमें जो लास्ट की जो वर्डिंग होगी हमारी, वो सभी वर्ड्स की जो तुक होगी, एक लय होगी, एक रिदम होगी या फिर राइम होगी, वो क्या होगी, सभी चारों की चारों या फिर जितने भी यहाँ पर लाइन होगी आपस में क्या बनाएगी, एक राइम बनाएगी। वो मान लो फर्स्ट लाइन का जो वर्ड है उसकी साउंड है जो वो थर्ड लाइन के साथ मैच होगी और सेकंड की फोर्थ के साथ मैच होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक राइम में चलेगी उसको हम राइम बोलते हैं। और क्या होगा, यहाँ पर रिपीटेशन होगी सेम साउंड्स की और सिमिलर साउंड्स, एक जैसी साउंड्स की बार बार रिपीटेशन होगी। उसके बाद आता है हमारा राइम रॉयल। अब राइम रॉयल क्या होता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। राइम रॉयल क्या होता है, हैविंग 7 लाइन स्टैंजास इन एम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए एम्बिक पेंटामीटर के अंदर एक 7 लाइन का स्टैंजा होगा उस पोइम के अंदर, या फिर पोइम ही कैसी होगी, वो 7 लाइंस की होगी और किसमें होगी, वो एम्बिक पेंटामीटर में होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, राइम रॉयल क्या होगा, 7 लाइन से रिलेटेड। अब देखिए सेस्टीना, अब सेस्टीना को देखते ही समझ गए होंगे कितनी लाइंस होगी, 6। सेस्टीना से 6 लाइन की कोई भी पोइम या फिर स्टैंजा। तो 6 लाइन की किसी भी पोइम या स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, सेस्टीना। उसके बाद आता है सोनेट। सोनेट क्या होता है, सोनेट एक लिरिकल पोइम होती है, इसमें भी क्या होता है, एक लिरिक होता है, एक सॉन्ग की तरह ये गाई जाती है, ये पोइम संग की जाती है। और इसमें लाइन कितनी होगी, इसमें होगी 14 लाइन के इसमें स्टैंजास होगी, 14 लाइन का स्टैंजा होगा। हैविंग 1 और मोर राइम स्कीम्स, इसमें 2 भी राइम स्कीम हो, एक भी राइम स्कीम हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यहाँ पर 2 लिख लीजिए आप, यहाँ पर क्या होगी, 2 और मोर राइम स्कीम, 2 या 2 से ज्यादा राइम स्कीम या फिर आपस में मिलती जुलती क्या होती है, सिमिलर साउंड की लाइंस होती है इसमें। तो ये क्या है, 14 लाइंस को इनको हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। उसके बाद होता है टंका। टंका इंपॉर्टेंट है,
अब देखिए यहाँ पर ये टंका है, जो टंका वो होती है कि जापानीज टाइप पोइम है, ये जापान में ही लिखी जाती है और कितनी 5 लाइन्स की होती है। ये कितनी लाइन्स की? 5 लाइन्स की पोइम होगी टंका। और कैसे पोइम है कि जापानीज पोइम है। उसके बाद टर्जा राइमा भी पूछा जाता है। टर्जा राइमा देखिए 10 या फिर 11 सिलेबल की एक लाइन होती है। इसमें टर्जा राइमा ऐसी पोइम होती है जिसमें 10 और 11 सिलेबल्स की लाइन्स होती है। उसके बाद आ जाइए बिलैंडली। बिलैंडली क्या होती है? इसमें देखिए सबसे ज्यादा लाइन्स होती है, 19 लाइन की पोइम होती है बिलैंडली। बिलैंडली किसको कहा जाता है? 19 लाइन की पोइम को। अब आप विलन से इसको याद रख सकते हो। विलन क्या होता है? सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो 19 लाइन सबसे ज्यादा किसमें होती है? बिलैंडली में होती है। उसके बाद आएगा हेकू। हेकू देखिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में उसमें एग्जाम था, उसके अंदर भी हेकू पूछा गया था। तो हेकू से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था वहां पर कि इसमें कितने सिलेबल की पोइम होती है हेकू। हेकू कितने सिलेबल की होगी? 17 सिलेबल की पोइम होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये। और देखिए ये भी एक जापानीज टाइप पोइम है और ये अनराइम्ड होते हैं। इसकी जो राइम्स होती है वो आपस में मैच नहीं करती है। अनराइम्ड पोइम है ये। तो ये आपको याद रखना है हेकू। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और जितने भी मैंने यहाँ पर करवाए हैं इनमें से आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा, जो भी पीजीटी से रिलेटेड होंगे हमारे या फिर टीजीटी से रिलेटेड में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।